मन के स्तर। यूं तो मन के लाखों करोड़ों स्तर हैं। हमारा मन एक ऐसा अथाह समुद्र है जिसके तल को पाया ही नहीं जा सकता। यह इतने लेयरों से बना हुआ है। यह एक ऐसे विचित्र और भयानक आकार वाले प्याज की तरह है कि जिसके छिलके पर छिलके उतारते चले जाए, वे छिलके कभी खत्म होने को ही नहीं आएंगे। फिर भी कुछ ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने इसकी अथाह को पाने में अपनी जिंदगी खपाई है। उन सभी की बातों को समेटकर विद्वानों ने मन के मुख्य रूप से 3 स्तर निर्धारित किए हैं। यहाँ जिसे मैं मन कह रहा हूँ, यदि आप चाहें तो इसे चेतना कह सकते हैं और यदि आप चाहें तो इसे व्यक्तित्व भी कह सकते हैं। याद रखिए कि मन, चेतना और व्यक्तित्व ये तीनों एक दूसरे के पर्याय नहीं हैं। यहाँ तो केवल आपकी सुविधा और समझ के लिए इन्हें लगभग एक जैसा कहा जा रहा है। तो अब मैं आता हूँ मन के इन तीनों स्तरों पर, जिसे आपको ध्यान से सुनना चाहिए और थोड़ा सा कठिन होने के बावजूद धैर्य के साथ सुनना चाहिए। एक चेतन, यह स्पष्ट, सरल और हमारा सबसे जाना पहचाना मन है। हम अपने जीवन के सारे काम इसी स्तर पर करते हैं। इसे आप एक तरह से जागृत मन कह सकते हैं। आप इस किताब को अभी सुन रहे हैं, तो यह काम चेतना के स्तर पर ही हो रहा है। यदि आप खेल रहे होंगे तो वह भी चेतना के स्तर पर ही होगा। यदि आप किसी से कुछ बोल रहे होंगे तो वह भी इसी स्तर पर होगा। सच तो यह है कि नींद और बेहोशी की हालत को छोड़कर हम जितने भी काम करते हैं, ज्यादातर इसी स्तर पर करते हैं। मजेदार बात यह है कि आपने अनुभव किया होगा कि इसके बावजूद कुछ लोग बार बार यह कहते हुए पाए गए हैं कि मैं यह बात बहुत सोच विचार कर कह रहा हूँ। इसका मतलब यही हुआ कि मैं न तो पागल हूँ और न ही अभी मदहोश हूँ। मैं पूरी तरह चेतन हूँ। हमारा यह चेतन मन पूरी तरह से जागता हुआ मन होता है। विचार मन के इसी स्तर पर आते हैं। द्वंद्व भी इसी स्तर पर पैदा होते हैं। निर्णय भी इसी स्तर पर लिए जाते हैं। कुल मिलाकर यह कि यह चेतन मन एक सोचा समझा हुआ मन होता है, जो पूरी तरह हमारी पकड़ में रहता है। इसलिए इस बारे में हमें कोई संदेह नहीं होता। लेकिन हमसे गलती यह हो जाती है कि हम इसे ही सब कुछ मान बैठते हैं। आपको इसी गलती को सुधारना है। दो अवचेतन, एक तो होता है चेतन और दूसरा होता है अचेतन। चेतन, जिसे आप अच्छी तरह जानते हैं। अचेतन, जिसे आप बिल्कुल भी नहीं जानते। बल्कि यहाँ तक कि आप यह भी नहीं जानते कि अचेतन जैसा कुछ है भी। बस इन दोनों के ही बीच में आता है अवचेतन। इसका मतलब यह हुआ कि जिसे आप जानते भी हैं और जिसे आप नहीं भी जानते। यानी कि बहुत कुछ धुंधला धुंधला और अस्पष्ट सा लग तो रहा है कि कुछ है, लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या है। तो यह एक प्रकार की निद्रा की स्थिति हुई। इस मन से नींद में आपकी कई बार भेंट हुई होगी। बल्कि यह कह लीजिए कि इससे रात में लगभग रोज ही मुलाकात होती है। नींद लग गई है, शरीर सो गया है, किंतु चेतना नहीं सोई है। वह अभी भी अपना काम कर रही है, लेकिन अब वह आपके हिसाब से काम नहीं कर रही है। उस पर से आपकी पकड़ एकदम ढीली पड़ गई है। बल्कि यूं कह लीजिए कि चेतना पर से आपकी पकड़ छूट ही गई है। यह बिना लगाम का घोड़ा हो गया है और ऐसी स्थिति में वह जैसा चाहे करे और जहां चाहे जाए। क्या स्वप्न में ऐसा ही नहीं होता? स्वप्न देखना और दिखाना, ये दोनों काम यह अवचेतन ही करता है। चूंकि आपकी पकड़ छूट गई है, इसलिए आप देखते हैं कि न जाने कहां कहां के अजीब ओ गरीब और बहुत से जाने पहचाने दृश्य दिमाग में आते जाते रहते हैं। यह बादलों के टुकड़ों की तरह बेतरतीबी से आते हैं। इन टुकड़ों को जोड़कर एक विश्वसनीय कहानी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक टुकड़े का दूसरे टुकड़े से कोई तारतम्य नहीं होता। ये सब एक प्रकार से भीड़ भरे बाजार में उभरने वाली आवाज की तरह होते हैं, जहां आवाज तो खूब है, लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि आखिर बोला क्या जा रहा है। सपने में आने वाले इन दृश्यों और कहानियों की गति बहुत तेज होती है। एक ही मिनट में हजारों साल की घटनाएं दिख जाती हैं। जब आप सुबह उठते हैं, तो सपने की पूरी बातों को याद रख पाना बहुत मुश्किल होता है। छोटा मोटा एक आध ही टुकड़ा, जो बहुत गहराई से मन में उभरता है, याद रह पाता है।
यदि आपने 8 घंटे तक सपना देखा है, तो मुश्किल से 30 सेकंड का ही सपना याद रह पाता है। ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि एक तो इसकी रफ्तार बहुत तेज होती है, इसलिए हमारा दिमाग उसे ग्रहण नहीं कर पाता। यह ठीक वैसे ही है, जैसे आप बहुत तेजी से चल रही ट्रेन की खिड़की से बाहर के दृश्यों को देखते हैं। आपको लगता तो है कि अभी खेत गुजरे, अभी जंगल गुजरा, गांव और छोटा शहर भी गुजर गया, लेकिन आपके लिए यह पहचान पाना मुश्किल होता है कि खेत कैसे थे, कौन से पेड़ थे और कौन सा गांव था। जबकि यदि इन्हीं दृश्यों को आप स्थिर रूप में देखें, तो आप उन्हें पहचान लेंगे। चूंकि आपके मस्तिष्क के सामने से स्वप्न के दृश्य बहुत तेजी से गुजरते हैं, इसलिए उन्हें याद रख पाना संभव नहीं हो पाता। दूसरा कारण है सपनों का बेतरतीब होना। यह आपके दिमाग में अनगढ़ कहानियों की तरह आते हैं। इसे आप मस्तिष्क का विलाप, प्रलाप या किसी पागल आदमी के द्वारा 8 घंटे तक की गई बकवास कह सकते हैं। चूंकि उसकी एक बात का कोई तारतम्य उसके ही द्वारा कही गई दूसरी बात से नहीं होता, इसलिए उसकी सारी बातों को जोड़कर उसे समझ पाना और याद रख पाना मुश्किल हो जाता है। लगभग यही बात सपनों के साथ भी होती है। यहाँ हमारे जानने की बात यह है कि ये सपने आते कहाँ से हैं, कहाँ से पैदा होते हैं ये सपने। क्या सभी सपने एक जैसे ही होते हैं? सच पूछिए तो यदि एक जैसे ही होते तब तो कोई बड़ी बात नहीं होती। तब तो हमारे लिए सपनों की दुनिया को समझना बहुत आसान हो जाता, लेकिन मुश्किल यह है कि सभी सपने एक जैसे होते नहीं, ये अलग अलग होते हैं। हाँ, कुछ ऐसे दृश्य जरूर होते हैं जो लगभग लगभग सभी के एक जैसे होते हैं। जैसे कि परीक्षा के समय ज्यादातर विद्यार्थी लगभग इसी तरह का सपना देखते हैं कि वे किसी बड़े गड्ढे में गिर गए हैं, किसी बड़े काले भयानक धुंध के गोले में फंसते चले जा रहे हैं, ट्रेन छूट गई है, पेन की नींव टूट गई है, परीक्षा हॉल में पहुंचने से पहले छुट्टी की घंटी बज गई है, या फिर यह कि उत्तर पूरा लिख नहीं पाए कि कॉपी छीन ली गई है। अन्यथा ज्यादातर सभी के सपने अलग अलग ही होते हैं। यहाँ चूंकि अब सपनों की चर्चा की जा रही है, तो मैं इसके बारे में कुछ एक दो जरूरी बातें बताना चाहूंगी। पहला तो यह कि आप सपनों से परेशान मत होइए। सही मायने में ये सपने हमारे मन की सच्चाई होते हैं। हाँ, यह बात जरूर है कि यह सच्चाई सीधे सीधे न आकर अपना वेश बदल कर आती है। इसके वेश बदलने का कारण होता है। मैं अब आपको उस कारण के बारे में बताती हूँ। हम सभी अपनी जिंदगी में न जाने कितनी सारी चीजें करना चाहते हैं और उन्हें पाना चाहते हैं, लेकिन हम सभी चीजों को न तो कर पाते हैं और न ही उसे पा पाते हैं। याद रखिए कि हमारा मन भी एक कंप्यूटर की मेमोरी की तरह है। यदि आपकी उंगली की बोर्ड पर पड़ गई, तो वह निशान कंप्यूटर की मेमोरी में बन जाएगा और तब तक बना रहेगा, जब तक कि आप उसे डिलीट न कर दे। इसी प्रकार आप जो कुछ करना और जो कुछ पाना चाहते हैं, वह बात आपके मन की गहराई में चली जाती है। अब इससे छुटकारा पाने के दो ही उपाय हैं, या तो आप उसे कर डालें, अन्यथा वह इच्छा मौका पाकर आपके सपने में आकर डिलीट होना चाहेगी। अब आप सोचिए कि वे ऐसे कौन से काम होते हैं जिन्हें आप करना तो चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। जाहिर है कि ऐसे कामों में सबसे अधिक संख्या उन कामों की होती है जिन पर समाज ने रोक लगा रखी है। आप किसी लड़की को पसंद करते हैं, लेकिन आप उससे यह बात कह नहीं पाते क्योंकि इसे समाज अच्छा नहीं समझता। इसी तरह के और भी न जाने कितने काम हैं जिन्हें कभी समाज अच्छा नहीं समझता, तो कभी कानून ठीक नहीं समझता, तो कभी वह धर्म के विरुद्ध हो जाता है, तो कभी वह नैतिकता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। होता यह है कि ये सारी बातें हमारे मन की गहराइयों में उतरती चली जाती हैं। वहां वे चुपचाप पड़ी रहती हैं। रात में जब हमारा चेतन मन सो जाता है, तब इसमें हलचल मचती है। हमारी इच्छाएं उसी तरह मुक्ति पाना चाहती हैं, जिस तरह कोई प्रेत अपनी प्रेत्योनि से छुटकारा पाना चाहता है। इसके छुटकारा पाने का तरीका यही है कि उन्हें अभिव्यक्ति मिले, अर्थात उन्हें सामने आने का मौका मिले। इसलिए ये स्वप्न में आने को छटपटाती रहती हैं। लेकिन इन इच्छाओं के साथ मुश्किल यह है कि वे ज्यों की त्यों बाहर नहीं आ सकती। इन्हें आप जेलखाने के उदाहरण से अच्छी तरह समझ सकेंगे। एक बड़े से जेल के एक बड़े से हॉल में ढेर सारे कैदी बंद हैं।
इन कैदियों को जेल से बाहर निकलना है। मुश्किल यह है कि जेल के दरवाजे के बाहर एक संतरी बंदूक लेकर पहरे पर बैठा हुआ है, ताकि कोई भी कैदी बाहर न जा सके। अब यदि कैदियों को जेल से बाहर जाना है, तो इनके पास दो ही उपाय रह जाते हैं। पहला तो यह कि उस पहरेदार को नींद आ जाए और दूसरा यह कि कैदी अपना वेश बदल ले, ताकि यदि संयोग से पहरेदार की नींद उसी समय खुली जब कैदी दरवाजे से बाहर निकल रहे हों, तो वह उन्हें पहचान न पाए। बस यही हमारे सपनों के साथ भी होता है। हमारे अचेतन मन में न जाने कितनी दमित इच्छाओं के कैदी कैद हैं। हमारा नैतिक मन इन कैदियों को बाहर आने से रोकता रहता है। चूंकि समाज की नैतिकता, संस्कृति, धर्म और कानून जैसे ढेर सारे बंधन उन इच्छाओं को पूरा नहीं होने देते, इसलिए हमें उन्हें दबाना पड़ता है। रात के समय हमारा यह नैतिक मन कमजोर पड़ जाता है। यदि आप किसी सोए हुए आदमी को देखें, तो आपको मेरी यह बात समझ में आ जाएगी। बात बात पर मिनट मिनट में अपने दुपट्टे और पल्लू को ठीक करने वाली लड़की जब सोती है, तो उसे पता ही नहीं रहता कि उसका दुपट्टा कहाँ है और पल्लू कहाँ है। जब वह जगी रहती है, तब उसका नैतिक मन उससे इन्हें संभलवाता रहता है। अब वह सो गई है, तो उसका नैतिक मन भी सो गया है, यानी कि संतरी सो गया है। अब ये इच्छाएं ठीक वैसे ही अपना वेश बदलती हैं, जैसे कि कैदी अपने ओरिजिनल कपड़े उतारकर कुछ अलग तरह के उटपटांग कपड़े पहन ले, या दाढ़ी, मूंछ और बाल लगवा ले, या उन्हें कटवा दे, या फिर तरह तरह के मुखौटे लगा ले। इन मुखौटों के कारण ही हम अपनी इन दमित इच्छाओं को पहचान नहीं पाते। याद रखिए कि ये होते तो हमारे ही हैं, लेकिन उनके द्वारा वेश बदल लिए जाने के कारण वे हमारी पहचान में नहीं आ पाते। मैं यहाँ आपसे यह बात विशेष रूप से कहना चाहूंगी कि यदि आप बहुत सपने देखते हैं, तो आप उनसे बिल्कुल परेशान न हों। उन्हें रोकने की भी कोशिश न करें। उन्हें आने दें। जितने भी आ सकते हैं, आने दें। निकलने दें इन दमित इच्छाओं के कूड़े करकट को। इससे आपका अंतर्मन हल्का होगा और आपको अच्छा लगेगा। हो सकता है कि आप सीधे सीधे इस अच्छेपन को महसूस न करें, लेकिन इससे आपके अंदर की बहुत गहराई में एक सफाई अभियान चलता रहता है। 3. अचेतन चेतन मन को आप पूरी तरह जानते हैं। अवचेतन मन को आप थोड़ा जानते हैं। अचेतन मन को आप जानते ही नहीं, और दुर्भाग्य यह है कि चूंकि इसे जानते ही नहीं, इसलिए इसकी परवाह भी नहीं करते। जबकि जो सबसे शक्तिशाली मन होता है, वह हमारा यह अचेतन मन ही होता है। हम जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी कहते हैं, उन सब की जड़ें हमारे इस अचेतन में ही होती हैं। यह हमारे व्यक्तित्व का और हमारी चेतना का एक स्टोर हाउस है, एक भंडार गृह है। हमारी कर्मेंद्रियों द्वारा ग्रहण की गई सारी बातें इस अचेतन मन में आकर इकट्ठी होती रहती हैं। ये लगातार इकट्ठी होती चली जाती हैं। जरूरत पड़ने पर यहीं से चीजों की सप्लाई होती है। यह अचेतन ही चेतन द्वारा मांगी गई वस्तु को पहले अवचेतन तक पहुंचाता है, और फिर अवचेतन मन उसे चेतन को दे देता है, और यह सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि आप इसकी गति की कल्पना तक नहीं कर सकते। पलक झपकने से पहले ही यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी होती है। इसलिए जो लोग यह समझते हैं कि चेतन ही सब कुछ है, वे केवल 1/4 सत्य को ही समझ रहे हैं। यदि किसी को सब कुछ माना जा सकता है, तो वह अचेतन ही है। अचेतन के उस स्टोर हाउस में जो चीज होगी ही नहीं, वह चीज चेतन में आएगी ही कहां से? यह हमारी जिंदगी का, हमारे व्यक्तित्व का, हमारी चेतना का और हमारे बात व्यवहार का एक बहुत बड़ा और प्राकृतिक सत्य है। चाहे हम इसे माने या न माने, लेकिन सच तो सच ही रहेगा। आप उम्र के जिस पड़ाव पर हैं, हो सकता है कि इस पड़ाव पर आपको ये बातें पूरी तरह सही न लगे, लेकिन जैसे जैसे आप में परिपक्वता आती जाएगी, आपके सोचने और समझने के तरीकों में गहराई आती जाएगी, वैसे वैसे आप इस सत्य को स्वीकार करने लगेंगे, और जिस दिन से आप इस सत्य को जानने लगेंगे, उसी दिन से आपके लिए अपना ही अर्थ और बाहर दुनिया का अर्थ बिल्कुल बदल जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अब आप किसी भी चीज को तात्कालिक रूप से नहीं लेंगे। आप किसी भी बात या घटना को सतही तौर पर नहीं लेंगे। आप उसके मूल कारण को पाने के लिए उसकी गहराई में जाना चाहेंगे। यदि कोई आदमी आपकी बात को सुनते ही उत्तेजित हो,
जाएगा तो आप उसे अपना अपमान नहीं मानेंगे। आप यह जानने की कोशिश करेंगे कि उसके उत्तेजित होने के पीछे कारण क्या है। जाहिर है कि जब आप उसके गुस्सा होते ही गुस्सा नहीं होंगे, तो इसी से आपका सब कुछ बदल जाएगा। यहाँ तक कि सामने वाले का भी सब कुछ बदल जाएगा। क्योंकि वह तो यही मानकर चल रहा था कि जैसे ही वह गुस्सा होगा, बदले में आप उससे कहीं अधिक गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन आपको शांत और संतुलित पाकर वह भौंचक्का रह जाएगा। यही तो आपकी विशिष्टता होगी और यही आगे चलकर आपको सफल और महान बनाएगी। इसलिए मन के स्तरों की इस समझ को आप हल्के फुल्के तरीके से न लेकर वजनी तरीके से लें। जिंदगी में इसका अभ्यास करें, अपने साथ भी और दूसरे लोगों के साथ भी। अभ्यास करते करते आप एक दिन इसमें इतने निपुण हो जाएंगे कि लोगों का अंतर्मन आपके सामने खुली किताब की तरह आने लगेगा। क्या यह कोई कम बड़ी उपलब्धि होगी? मैं एक बार फिर से दोहरा रही हूँ कि यह क्षमता अभ्यास करने से ही आएगी, अपने बारे में अभ्यास करने से तथा दूसरों के बारे में अभ्यास करने से। यदि आप करते रहेंगे, तो आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा।